नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला जो टॉपिक था हमारा सेल, उसे हमने 9 पार्ट में विभाजित करके उसे अभी ख़त्म किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वह सीरीज बहुत अच्छी पसंद आई होगी और आज हम आपके लिए बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो हम लोगों की साइंस की सीरीज़ चल रही है, इसमें आने वाले जो न्यू टॉपिक हैं वो सीरियल से आ रहे हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा सेल, पहले हमने पढ़ा उसमें इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसके बाद हमारे आए वीडियोस जीवों के गुणों के, जिसके 3 वीडियोज़ आए थे। उसमें हमने जीवों के गुण देखे थे कि किसी भी जीव को हम किन गुणों के आधार पर कह सकते हैं कि यह एक सजीव है। इसके बाद फिर हमने पूरी बायोलॉजी को एक टैक्सोनॉमी के रूप में बांटा और उस टैक्सोनॉमी के रूप में अगर बांटा, क्लासिफिकेशन किया, तो उसमें व्हिटेकर जी का हमने वर्गीकरण उठाया, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। उन 5 जगत वर्गीकरण में जंतु और पादप को उठाया। फिर हमने पादप को स्किप कर दिया क्योंकि जो बॉटनी है वो हम पोर्शन बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने अपनी बायोलॉजी में जूलॉजी को उठाया है, जिसमें हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने जंतु को 2 भागों में बांटा था, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा संघ में। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा संघ को फिर हमने विभाजित किया, उसका भी क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने कॉर्डेटा संघ को 5 भागों में, यानी कि मछली, यानी कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। इसके अलावा हमने जो इनवर्टिब्रेट्स यानी कि आकाशीय जीवों का 10 संघों में विभाजन किया और उसका भी एक संघों का हमने अध्ययन किया था। इसके बाद कुछ नोमेनक्लेचर का टॉपिक उठाया था। नोमेनक्लेचर में हमने कुछ जंतुओं के और कुछ पादपों के वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद आए हैं। वह सीरीज अच्छी पसंद आई थी आप लोगों को, वो शायद मुझे संभावना है कि शायद वो याद हो भी चुके होंगे। इसके अलावा फिर हमने शुरू किया सेल। कहते हैं कि जीव, अगर कोई नवनिर्मित जीव होता है तो दुनिया में जब जीव का निर्माण होना शुरू होता है तो सबसे पहले एक कोशिका से ही होता है। इसलिए हमने उस टॉपिक में कोशिका को ही उठाया कि सबसे पहले हम जीव की सबसे छोटी इकाई को पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले सेल को पढ़ा, जिसके हमने 9 पार्टों में विभाजित करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया। अब आपको पता है कि जब हमने जीवों का गुण पढ़ा था, तब हमने जीवों के निर्माण की प्रक्रिया बताई थी कि पहले हमारी लाइफ में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बॉडी का निर्माण होता है। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टिश्यू यानी कि ऊतक। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम यही बोल सकते हैं कि जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं का एक झुंड होता है। जब कई प्रकार की कोशिकाएं, जब कई कोशिकाएं मिलकर के एक झुंड बनाती हैं और उस झुंड में जो एक झुंड का एक ग्रुप बनता है, उसे हम सम्मिलित रूप से टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू यानी कि ऊतक बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ऊतक को देखें तो ऊतक को हम अगर परिभाषित करें तो यही बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार, आकृति, उत्पत्ति और संरचना, इन सभी में क्या होते हैं? समान होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें, यानी कि टिश्यू को अगर हम परिभाषित करें तो इसको अगर हम परिभाषित करेंगे, जैसे बोलेंगे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, यानी सेल का, कोशिकाओं का ऐसा समूह, किस आधार पे? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या आकृति, आकार, उत्पत्ति, संरचना के आधार पर क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। ये है आपकी साइंटिफिक परिभाषा।
उसकी डेफिनेशन, कोशिकाओं का एक ऐसा झुंड जो उत्पत्ति, आकार, संरचना में सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं, और उनका जो एक समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले क्या होता है, पहले सेल होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन होती है, सेल। सेल जब मिलती है तब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब यही टिश्यू मिलता है तब टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब यही ऑर्गन मिलते हैं तो मिलकर के कई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये कई ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि एक नया शरीर बन जाता है। तो ये होती है जीव निर्माण की प्रोसेस। पहले क्या हुआ, एक कोशिका बनी। पहले क्या आई, कोशिका बनी। कोशिकाएं जब झुंड के रूप में मिली तब क्या बना, ऊतक बना। ऊतक जब कई मिले तब बना एक अंग। क्या मिलकर के, ऊतक मिलकर के क्या बनाया उनने, अंग बनाया। और जब इसी तरह के अंग मिले तो बन गया क्या, अंग तंत्र। और जब इसी तरह के सभी अंग तंत्र एक सम्मिलित रूप से मिलते हैं तब एक बॉडी बनती है, जिसे एक शरीर के नाम से जाना जाता है। तो ये होती है इसकी प्रोसेस। अब हम देखते हैं टिश्यू के बारे में। तो देखिए, टिश्यू के बारे में इसको आगे पढ़ने से पहले इसे देख लेते हैं कि टिश्यू शब्द जो है, टिश्यू की खोज, टिश्यू शब्द, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो याद रखना, आपसे अगर पूछे कि ऊतक जो शब्द है, ऊतक शब्द ये दिया किसने था सबसे पहले, क्योंकि पहले अब किसी ने तो इसे ऊतक बोला होगा। कोशिकाओं का जो झुंड है वो ऊतक कहलाता है। अब ऊतक जो ये शब्द है, इसे सबसे पहले किसी ने तो बोला होगा ना, तो उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कि ऊतक शब्द किसने दिया था। तो याद रखना, बिटचैट ने दिया था। किसने दिया था, बिटचैट ने दिया था। उनका नाम क्या था, बिटचैट था। इन व्यक्तियों ने, इस व्यक्ति ने सबसे पहले बोला था इसे क्या, ऊतक। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऊतक का जो अध्ययन होता है, यानी ऊतक यानी टिश्यू का जो अध्ययन होता है, ऊतक का अध्ययन, ये जो ऊतक का अध्ययन होता है ये कहलाता क्या है। तो ये जो ऊतक का अध्ययन है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ये जो हिस्टोलॉजी है इसे बोलते हैं ऊतक का अध्ययन। तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये जो हिस्टोलॉजी जो कहते हैं, ये जो शब्द है ये दिया किसने था। तो याद रखना, हिस्टोलॉजी जो ये शब्द का जिक्र है, इसको हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो ये शब्द है, टर्म है, इसे किसने दिया था, मेयर ने दिया था। किसने दिया था, मेयर ने दिया था। ये मेयर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ये पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द दिया किसने था। तो याद रखना, उसे दिया था मेयर ने। किसे दिया था, मेयर ने दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ऊतक विज्ञान है, ऊतक विज्ञान है, अब क्योंकि ऊतक है, अब जब हम ऊतक का अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, वो ऊतक विज्ञान कहलाती है ना, टिश्यू साइंस कहलाती है। तो इसके जनक पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, इसके जनक। तो याद रखना, जो ऊतक विज्ञान है इसके अगर जनक की बात करें तो मार्सेलो मेलपिगी। क्या बोलते हैं, मार्सेलो। तो याद रखना, यहाँ पे लिख सकते हैं ऊतक विज्ञान के जनक, तो इसे बोलते हैं मार्सेलो मेलपिगी। क्या बोलते हैं, मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्या, ऊतक विज्ञान के जनक, मार्सेलो मेलपिगी। तो ठीक है दोस्तों,
इतने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यूनिक क्वेश्चन टिश्यू से पूछता है। तो ये चीज़ें याद रखना कि सबसे पहले इसकी तो आपको परिभाषा याद रखना है। दूसरा, ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू जो शब्द है, ऊतक जो शब्द है, वो दिया किसने था? तो बिटचैट ने दिया था। इसके अलावा इसका अध्ययन पूछे तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था? तो मेयर ने दिया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये जो ऊतक विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो कौन है? मार्सेलो मेलपीगी। क्या बोलते हैं? मार्सेलो मेलपीगी। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। सेल्स है, ऊतक सेल्स का जो संगठन है, ये झुंड है, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और इसे हम बांट सकते हैं दो भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक होते हैं जंतु ऊतक। क्या होते हैं? जंतु ऊतक, जिसे बोलते हैं एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं इन्हें? एनिमल टिश्यू। और दूसरे होते हैं पादप ऊतक। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? जंतु ऊतक और क्या बोलते हैं? पादप ऊतक। तो इस प्रकार से हम टिश्यू को दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए, जंतु ऊतक है तो इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? सीधी सी बात है, जंतुओं की कोशिकाओं में, जंतुओं की इसे क्या बोल सकते हैं? जंतुओं की कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार, उत्पत्ति, संरचना इनमें क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जंतु ऊतक बोलते हैं। पादप ऊतक को क्या बोल सकते हैं? पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकृति, आकार, संरचना, उत्पत्ति इन सब में क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम पादप ऊतक बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊतक को हमने दो भागों में बांटा, जंतु और पादप। तो हम आज की वीडियो में जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम पादप को उठाएंगे, फिर हम पादप ऊतक के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में कि जंतु ऊतक होता क्या है। तो याद रखना, इसको अगर अध्ययन करते हैं तो इसे हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? चार भागों में इसे हम विभाजित करते हैं। ठीक है। पहला, उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। ये चार भागों में विभाजित होते हैं, जिसका जो पहला प्रकार है उसे क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा इस कहते हैं क्या? संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। तीसरे ऊतक कौन होते हैं? तीसरे ऊतक होते हैं आपके पेशीय ऊतक। कौन होते हैं? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक किसे बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है दोस्तों। और लास्ट जो ऊतक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है तंत्रिका ऊतक। कौन से होते हैं आपके? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वह ऊतक जो सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान। तो इन्हें क्या बोल देंगे? तंत्रिका ऊतक। इन्हें बोलते हैं नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो इस तरफ से जब हम जंतुओं के ऊतकों का अध्ययन करते हैं तो हम उसे चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा संयोजी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। और चौथा जो होता है तंत्रिका ऊतक, जिसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। अब इसके बाद देखते हैं हम कि आखिरकार ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपकला ऊतक को। तो देखिए दोस्तों,
अंगों की जो बाहरी सतह है, अंगों की बाहरी सतह व आंतरिक सतह, ठीक है, अंगों की बाहरी सतह व आंतरिक सतह का जो निर्माण करने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये जो हमारे अंग हैं इनका जो बाहरी आवरण है और इनका जो आंतरिक आवरण है, तो बाहरी सतह और आंतरिक सतह का निर्माण करने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है, अंगों की बाहरी सतह, अंगों की बाहरी सतह व आंतरिक सतह। ठीक है, बाहरी सतह व आंतरिक सतह। ठीक है दोस्तों, इधर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। तो अंगों की बाहरी सतह व आंतरिक सतह, ठीक है, का निर्माण करने वाले ऊतक, ठीक है, करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, आपके उपकला ऊतक कहलाते हैं। इसमें हमने एक महत्वपूर्ण अंतर बताया है, क्या बताया है, इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए, मानो एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। तो ये एक दूसरे से इस तरह से चिपके होते हैं, ये एक दूसरे से इस तरह से चिपके होते हैं कि इनमें गैपिंग नहीं होती है, और गैप नहीं होते हैं तो फिर ये जो इनमें गैप नहीं होता है वही कहलाता है कि एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच का अंतर, वही होता है अंतर कोशिकीय अवकाश। तो इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। और अगर अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं तो फिर ये पाए कहाँ जाते हैं, तो याद रखना, हमने आपको बताया है कि त्वचा की बाहरी या अंगों की बाहरी सतह और आंतरिक सतह का निर्माण करने वाले ऊतक क्या वो कहलाते हैं, उपकला ऊतक, और इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। तो फिर इनका शरीर में काम क्या होता है, इनका क्या होता है, शरीर में काम क्या होता है, तो याद रखना, इनके अगर कार्य की बात करें तो बाहरी जो आघात होते हैं, कौन से, बाहरी आघातों से क्या करता है, ये रक्षा करता है, बाहरी आघातों से रक्षा, इसका पहला काम है। ठीक है, बाहरी आघातों से रक्षा। ठीक है, दूसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो याद रखना, ये पसीने का क्या करते हैं, पसीने का उत्सर्जन करते हैं, पसीने का उत्सर्जन। ठीक है, पसीने का उत्सर्जन करना भी क्या होता है, इनका महत्वपूर्ण काम होता है, पसीने का उत्सर्जन करना। इसके अलावा ऊष्मा का अवशोषण करना, और क्या काम होता है, ऊष्मा का अवशोषण करना। तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका अन्य काम क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण करना। तो ये क्या करते हैं, बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं, पसीने का उत्सर्जन करते हैं, या ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और गैसों का क्या करते हैं, विसरण करते हैं। क्या करते हैं, गैसों का विसरण करते हैं, गैसों का विसरण करते हैं। ये होते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्य। आपने देखा होगा कि जो हमारी ये त्वचा होती है, इसमें अगर चोट लगती है तो ये यहाँ की कोशिकाएं, जहाँ चोट लगती है वहाँ की कोशिकाएं तो मर जाती हैं, लेकिन आंतरिक अंग बच जाते हैं हमारे। तो इसी तरह से ये जो उपकला ऊतक होते हैं, यहाँ उपकला ही पाए जाते हैं। तो ये जो बाहरी संरचना होती है, इनमें बाहरी आघातों से जो हमें आघात लगते हैं, यानी चोटें लगती हैं, उससे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पर छोटे छोटे हमारे रोम पाए जाते हैं, उन्हीं रोमों से पसीने का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और जब पसीने का उत्सर्जन होता है तो बॉडी हमारा, जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करती है। तो इसी से क्या होता है, पसीने का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यही जो छोटे छोटे पसीने के जो रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों से क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण भी होता है। इसके अलावा गैसों का मिश्रण,
गैसें भी क्या होती हैं, इन्हीं छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं उनसे आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस तरह से उपकला ऊतक के हमारे शरीर में ये कार्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले देखते हैं। दूसरे आते हैं आपके संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब आप समझते हैं कि संयोजी का मतलब होता है संयोग, संयोग का मतलब होता है जोड़ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लंबी कोशिकाओं का वह समूह जिसमें अंतराकोशिकीय अवकाश अधिक पाया जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? लंबी कोशिकाओं का वह समूह जिसमें अंतराकोशिकीय अवकाश अधिक पाया जाता है, वे संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, इधर क्या बोल सकते हैं? इधर बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, ये आप याद रखिएगा, ये क्या होती हैं? लंबी कोशिकाएं। तो यहाँ बोल सकते हैं लंबी कोशिकाओं का समूह, लंबी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है। फिर इसके अलावा इसमें क्या होता है? अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाश क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, अब देखना ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाओं की संरचना ऐसी ऐसी होती है। अब ये जब ऐसी ऐसी होती है तो इनमें गैपिंग भी होती है। अब गैपिंग होती है यानी कि अवकाश पाए जाते हैं, तो अब अवकाश ऐसे भरे थोड़ी ना, खाली थोड़ी रहते होंगे। तो याद रखना इसमें द्रवीय पदार्थ भरा होता है, इसमें क्या होता है? द्रवीय पदार्थ होता है। और वो जो द्रवीय पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अवकाश में मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? अवकाश में मैट्रिक्स उपस्थित होता है। ठीक है, मैट्रिक्स उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या क्या बताएं? सबसे पहला तो जो संयोजी ऊतक होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, यानी लंबी कोशिकाओं का ये समूह कहलाता है। इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? अंतरकोशिकीय अवकाश। और जब अंतरकोशिकीय यानी दो कोशिकाओं के बीच में जब गैप मिलेगा तो उसमें एक द्रवीय पदार्थ भरा होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इनमें अंतराकोशिकीय क्या होता है? अवकाश पाया जाता है। और इनमें कौन सा पदार्थ भरा होता है? चिपचिपा। इसमें होता है मैट्रिक्स भरा होता है। तो फिर यहाँ दिमाग में आता है तो सर ये बताइए कि इस प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना, आपने ब्लड का नाम सुना है? आपने ब्लड का नाम सुना है? आपका जो ये ब्लड है ना, रक्त है ना, ये कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ब्लड के अलावा आपने बोन सुना है नाम? बोन यानी हड्डी। ये जो हड्डी है ये भी आपका संयोजी ऊतक है। इसके अलावा कार्टिलेज का नाम सुना है? कार्टिलेज यानी इसे क्या बोलते हैं? उपास्थि। क्या बोलते हैं इसे? उपास्थि। ठीक है, तो ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है। इसके अलावा आपने और क्या सुना होगा? आपने टेंडन का नाम सुना होगा। ठीक है, किसका सुना है? टेंडन का नाम। टेंडन सुना होगा। इसके अलावा लिगामेंट सुना होगा। ठीक है, क्या सुने हो? टेंडन होता है, लिगामेंट भी होता है। तो याद रखना टेंडन को बोलते हैं कंडरा। इसके अलावा लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट को कहते हैं स्नायु। ठीक है, टेंडन है, लिगामेंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है? आपके कौन से पाए जाते हैं ऊतक? आपके संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इसके अलावा फैटी टिश्यू होते हैं, फैटी यानी वसा में टिश्यू होते हैं। इसके अलावा एरियोलर टिश्यू होते हैं यानी तरल ऊतक होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं? आपके संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो उनको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिगामेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा फैटी टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये फैटी जो टिश्यू होते हैं इन्हें बोलते क्या हैं? वसामय। क्या बोलते हैं? वसामय ऊतक। ये जो होते हैं वसामय ऊतक होते हैं। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको नीचे? ठीक है, तो फैटी ऊतक यानी वसामय। इसके अलावा एरियोलर होते हैं।
एरियोलर टिश्यू होते हैं, इसे कहते हैं तरल ऊतक। क्या बोलते हैं इन्हें? तरल ऊतक बोलते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आपके ये शरीर के अंदर उपस्थित हैं, उन सब में कौन से होते हैं? संयोजी ऊतक आपके पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा कि संयोजी ऊतक होता क्या है। देखिए एक बार और बता देते हैं। ये लंबी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अवकाश पाए जाते हैं, अंतराकोश के अवकाश पाए जाते हैं। और उनमें जो ये अवकाश होता है तो वो किस प्रकार का होता है? तो इनमें जो अवकाश होता है उसमें क्या भरा होता है? एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से आपसे ये पूछा जाता है कि ये इस प्रकार की ये जो ऊतक हैं किस में पाए जाते हैं। यहाँ से उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि ये कौन सा है? संयोजी ऊतक है। तो आपसे चाहे ब्लड पूछे, चाहे आपसे बोन पूछे, कार्टिलेज पूछे, एक आपका नाम महत्वपूर्ण छूट गया है तो याद रखना, एक और होता है प्लाज्मा। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है आपका। कौन है ये? संयोजी ऊतक है। तो इस तरह से ये होते हैं आपके क्या? संयोजी ऊतक। तो दोस्तों हमने देखा उपकला ऊतक, हमने देखा आपका संयोजी ऊतक। इसके अलावा अगला देखते हैं हम मस्कुलर टिश्यू या आपका पेशीय ऊतक। तो देखिए पेशीय ऊतक को हम बोले तो मांसपेशियों का ऐसा समूह जो चलन और प्रचलन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, उन्हें मांसपेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऊतक या ऐसी मांसपेशियां जो चलन और प्रचलन में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं उन्हें? जो चलन और प्रचलन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इन्हें बोलिए जो सीधे लिखे दे रहे, जो प्रचलन व चलन में क्या करते हैं? चलन में सहायक होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? पेशी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो जो चलन और प्रचलन दोनों में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम पेशी ऊतक बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूटियस मैक्सिमस का नाम। क्या सुना है? ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पेशी ऊतक का, तो एक होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये एक पेशी ऊतक है। ये जो पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, यह सबसे बड़ी पेशी है। ठीक है, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी है तो आपके शरीर में कहाँ मिलेगी? तो याद रखना कूल्हे में मिलती है। ये कहाँ मिलेगी आपको? कूल्हे में। सबसे बड़ी है आपकी कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस जो सबसे बड़ी है, और ये आपसे पूछी जाती है कि ये मिलेगी आपको कहाँ? तो याद रखना ये आपको कूल्हे में मिलेगी। इसके अलावा कभी कभी आपसे छोटी पूछ ली जाती है, तो याद रखना स्टेपीडियस। क्या नाम है? स्टेपीडियस। ये जो स्टेपीडियस है ये आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखना इस पे बोल सकते हैं सबसे छोटी। ये हमारे शरीर की कहाँ है? सबसे छोटी है। और जब छोटी है तो कहाँ मिलेगी? तो याद रखना ये मिलेगी आपको कान में। कहाँ मिलेगी? कान में मिलेगी। तो सबसे छोटी कान में स्टेपीडियस। ठीक है, ये जो पेशी है, और सबसे बड़ी है ग्लूटियस मैक्सिमस जो आपके कूल्हे में मिलती है, और ये सबसे बड़ी है आपके शरीर की पेशी। अगर आपसे कभी संख्या पूछ ले कि टोटल हमारे शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो 639 टोटल हमारे शरीर में क्या पाई जाती हैं? पेशियां उपस्थित होती हैं। तो देखिए अगर आपसे ये पूछें कि कार्य के आधार पर पेशियां बताइए। कार्य के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की होती हैं तो कौन कौन होती हैं? तो याद रखना पहला होती है ऐच्छिक पेशी। कौन सी होती है? ऐच्छिक पेशी। अब ये जो ऐच्छिक पेशी होती है तो उसका क्या होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी पेशियां जिनका चलन और प्रचलन अपनी इच्छा अनुसार होता है। क्या बोल सकते हैं? जिनका संकुचन, ठीक है, जिनको बोलते हैं चलन, जिनका संकुचन और शिथिलन, ठीक है, पर हमारा नियंत्रण होता है। तो इस पर बोल सकते हैं जिनमें
जिनके संकुचन एवं शिथिलन में नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण, वो होती हैं कौन सी आपकी ऐच्छिक पेशी। यानी जिनके शिथिलन में और संकुचन में, शिथिलन संकुचन इनमें ये हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं, तो ऐसी जो पेशियाँ होती हैं वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं। इसमें अगर बात करें, एग्जाम्पल पूछें कि तो फिर भैया ऐसी पेशियाँ मिलेंगी हमें कहाँ, तो याद रखना, अगर ऐसी पेशियों के अपने शरीर में अगर आप बात करेंगे तो जो सिर होता है, सिर में पाई जाने वाली जो पेशियाँ हैं वो सब की सब ऐसी होती हैं। इसके अलावा ये जो धड़ होता है हमारा, ये वाला पोर्शन धड़ वाला, ये पूरा, तो ये इसमें जो पाई जाने वाली जो पेशियाँ, धड़ पेशियाँ, वो भी आपकी कैसी हैं, ऐच्छिक पेशी हैं। इसके अलावा सिर हो गया, धड़ हो गया, कंकाल हो गया, जीभ हो गया और स्वर यंत्र हो गया, इनमें जो पाई जाने वाली पेशियाँ हैं सब की सब आपकी कैसी हैं, ऐच्छिक पेशी हैं। तो याद रखना, या इसमें बोल सकते हैं सिर, धड़, ठीक है, सिर है आपका और कौन सा है, धड़ है। इसके अलावा और बोल सकते हैं हम स्वर यंत्र है, ठीक है। तो इनमें जो पाई जाने वाली पेशियां हैं वो कौन सी होती हैं आपकी, वो आपकी कौन सी होती हैं, ऐच्छिक पेशी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जीभ भी बोल सकते हैं। जीभ में सीधी सी बात है, जिनके संकुचन में और फैलने में या सिकुड़ने में या कार्य करने में जो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशी बोल सकते हैं। इसके अलावा अनैच्छिक पेशी की अगर हम बात करें तो यहाँ इसके लिखे दे रहे, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी, ठीक है। अनैच्छिक जो पेशी है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जिनके संकुचन एवं शिथिलन, इनके संकुचन एवं शिथिलन में नियंत्रण, इनके संकुचन और शिथिलन में नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनैच्छिक पेशी। याद रखना, इसमें और भी उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे जीभ है, ठीक है। इसके अलावा कंकाल है, ठीक है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आते हैं। अनैच्छिक में हमने, जिसमें हमारा क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो जैसे जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंगों को हमारे नियंत्रण में नहीं चलते। जैसे पाचन की क्रिया जो होती है ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे हार्ट बीट होती है ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं ना, धमनी शिराएँ, उनकी जो दीवारें होती हैं ना, उनमें जो संकुचन होता है ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, ठीक है। उसमें इसके अलावा त्वचा है जो, वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि आंतरिक अंग, वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं की दीवार, इसमें बोल सकते हैं रक्त वाहिनियों की भित्ति, ठीक है। इसके अलावा आंतरिक अंग, मेन है आंतरिक अंग। आंतरिक अंग लिख दिया तो अंदर पाए जाने वाले जो अंग हैं उनमें क्या होता है, हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा, क्या बोल सकते हैं, त्वचा, ये जो त्वचा है उनमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और इसमें कैसी पेशियाँ पाई जाती हैं, आपकी अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो ये थी आपकी कौन सी, पेशीय ऊतक। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगला, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक हम किसे कह सकते हैं, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण तथा उनकी सूचनाओं को क्या करता है, संचरण करता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं
जो संवेदनाओं को ग्रहण व सूचनाओं को संचरित करता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम में आपकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन्स क्या करता है, आपकी हर एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हर एक बॉडी के हर एक अंग से सूचनाओं का संचरण करने का कार्य करता है। तो वही उसी में जो पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वही कहलाते हैं आपकी तंत्रिका ऊतक। आपने कभी देखा होगा, अगर आपको कोई यहाँ टच कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि हमें कोई कहीं टच कर रहा है। आप भले ही इस साइड देख रहे हों, लेकिन अगर आपका हाथ इस साइड है, अगर आपको किसी ने काटा है तो भले ही आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ को कोई कट कर रहा है। तो वो सब सूचना कहाँ पहुँची? आपके मस्तिष्क में पहुँची। किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा। तंत्रिका कोशिका, आपने इससे पहले सुनी थी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो वो है कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तो यही तंत्रिका कोशिका है जो संचरण करता है। जो क्या करता है? संचरण करता है। तो तंत्रिका ऊतक हम उसे बोल सकते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे हमें किसी ने काटा, हमें ये चीज़ पता चली हमें कोई काट रहा है, तो हमने ये सूचना हमने ग्रहण की, फिर सूचनाओं को संचरित करता है। अब इसने ये न्यूज़ को आगे भी बढ़ा दिया कि भाई इधर कोई काट रहा है, कुछ करो, तब फिर ये आदेश करेगा, एक काम कर भाई, हाथ हटा लो, एक काम करिए, हाथ हटा लीजिए। या तो फिर उसको आदेश दे देगा कि जमा दो जो काट रहा हो, तो ये हाथ को जो आदेश मिलेगा यहाँ से ये वही कर देगा। अगर इसने बोला कि जो काट रहा है उसके एक जमा, तो वो जमा भी देगा। तो सीधी सी बात है, ऊष्मा का संचरित करना तथा उस सूचना को संचरित करना, आगे करना, बढ़ाना, तो वही है संवेदनाओं को जो ग्रहण करना और उसका सूचनाओं को संचरण करना का कार्य जो करते हैं जो ऊतक, उन्हें हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते हैं। याद रखना, यह संवेदनशीलता की प्रक्रिया को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, ये संवेदनशीलता की प्रतिक्रिया, ये संवेदनशीलता की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जंतु ऊतक, जिसके बारे में हमने देखा। तो इसका आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने महत्वपूर्ण जंतु कोशिकाओं के ऊतक देखे, जो आपकी बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। जो कोशिका के बाद हमने टिश्यू को शुरू किया था, जिसमें हमने टिश्यू में आज जंतु ऊतक को देखा। तो ये जो जंतु ऊतक है, हमने इसे 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया होगा, आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगली वीडियो में जो होगा ना, तो वो आपको प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक के बारे में मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो जब पादप ऊतक आप पढ़ लेंगे, तब इस तरह से आपकी वीडियोज़ जो ऊतक का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक वीडियोज और आएगा ऊतक का, उसमें आपके टिश्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आपकी साइंस की सीरीज़ चल रही है, इस साइंस की सीरीज़ को आप देखते जाइए। और जिन लोगों ने हमारे पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो पीछे के वीडियोज़ भी देखें, ताकि उन्हें शुरू से अगर वो देखेंगे तो वो जो बायोलॉजी की जो मेन जड़ है वहाँ से पकड़ के अगर वो पढ़ेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और समझेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से एग्जाम में इन क्वेश्चनों को कर भी पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से इस चैनल का सपोर्ट बनाए रखिए। हम भी आपको इसी तरह से मेहनत करके अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपना सब लोग सहयोग बनाए रहिए, अपने चैनल को दूसरे लोगों को भी शेयर करते रहिए। और हाँ, आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन किसी का कमेंट नहीं आता है। अगर आपको अच्छा भी लगा है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए,
और अगर नहीं भी लगा है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके हमें अपना रिस्पॉन्स, अपना आंसर ज़रूर दिया करिए और लाइक किया करिए, ताकि हम इसी तरह से आपका सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।